हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। कितने अध्याय पढ़ लिए दोस्तों? 5। अब हमारा नेक्स्ट अध्याय रहने वाला है राजनीतिक दल। कौन सा पढ़ेंगे आज दोस्तों? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के संचालन के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। उस संवैधानिक व्यवस्था में हमें अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों के उदय का प्रारूप भी देखने को मिलता है कि संविधान को संचालित करने के लिए समय समय पर अनेक राजनीतिक दलों का उदय होता है। दोस्तों, हम देखें, भारत को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। इन 75 वर्षों में भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अनेक राजनीतिक दलों ने जन्म लिया। दोस्तों, उनमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनको भारत का राष्ट्रीय चुनाव आयोग राष्ट्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है तथा कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, हम देखेंगे किन राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या है, इनको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा किस प्रकार से प्रदान किया जाता है और क्षेत्रीय दलों का दर्जा किस प्रकार से प्रदान किया जाता है। दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कौन कौन से भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कौन कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनकी जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, हम देखें कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के संचालन के लिए दलों का होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ अनेक प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। जिस राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है वो शासन का संचालन करता है, जबकि जिस राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता वो राजनीतिक दल विपक्षी पार्टी के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल दो राजनीतिक दल होने जरूरी है या बहुत सारे राजनीतिक दल होने जरूरी है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां केवल एक राजनीतिक दल भी कार्य कर रहा है, अर्थात एक ही राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कार्य कर रहा है और उसी की सरकार शासन का संचालन करती है। हमारे यहाँ में भी हमें देखा दोस्तों पिछली क्लास में कि केवल एक राजनीतिक दल का प्रभुत्व लगभग 1977 तक हमारे यहाँ रहा। केंद्र हो चाहे राज्य हो, प्रत्येक स्तर पर कांग्रेस की सरकारें रही। वैसे ही विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ केवल एक दलीय शासन व्यवस्था संचालित है। तो दोस्तों, क्यों आवश्यकता पड़ती है, हम देखते हैं। आम भाषा में नागरिक ये कहते हैं कि साहब राजनीतिक दलों का मतलब ही क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। केवल राजनीतिक दल क्या करते हैं, जब तक उन्हें सत्ता प्राप्त है तब तक शासन का संचालन करते हैं। उनकी सत्ता तब तक बनी रहती है जब तक उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उसके बाद अन्य किसी दल को मान लो जनता ने स्वीकार किया है तो राजनीतिक दल क्या करेगा? उस पर शासन करने का कार्य करेगा। तो बहुत सारी आवश्यकताएं होती है राजनीतिक दलों की। क्या क्या आवश्यकता है? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। यदि दोस्तों मान लो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, यदि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही क्या नहीं होगा, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कहलाएगी। तो जनता का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है और जनता का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, मैंने बताया कि अनेक बार बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनके कारण से अनेक राजनीतिक पार्टियां उद्भव हुई है, अनेक राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ है। तो पहला क्या, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, लोगों में जो लोग हैं उन लोगों में जो सरकार है, सरकार के शासन के कार्यों के प्रति जागरूक करना कि किस प्रकार की योजनाएं आई हैं, किस प्रकार की योजना में किस प्रकार के समुदाय को लाभ मिल रहा है, ठीक है, कौन सी योजना किसके लाभ के लिए है और कब कब किस किस समय सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना राजनीतिक दलों का काम होता है। दोस्तों, जिस दल की शासन व्यवस्था संचालित होती रहती है वो दल क्या करता है, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल उस सरकार की शासन व्यवस्था का विरोध करते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि हमारी शासन व्यवस्था में ऐसी शासन व्यवस्था प्रचलित
क्या है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रहेंगे अर्थात अनेक दल होंगे शासन व्यवस्था में, तो आपस में शासन कार्य का अर्थात विकास के जो कार्य हैं वो भी तीव्र गति से होंगे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए राजनीतिक दलों की होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों हम बात करें आज से लगभग 100 साल पहले की, 100 साल पहले तक हम देखें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं थी, अर्थात राष्ट्र स्वतंत्र नहीं थे। तो जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं होती, क्योंकि वहां खुद का संविधान नहीं होता, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं और जिसके अधीन कार्य करते हैं वहां उसकी ही शासन व्यवस्था संचालित होती है। इसलिए दोस्तों 100 साल पहले हम देखें तो राजनीतिक दल बहुत ही कम मात्रा में थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विश्व में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं, जो कि कभी सत्ता पक्ष में और कभी विपक्ष में रह करके शासन के कार्यों को विरोध और शासन कार्यों का संचालन करने का काम करते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दलों का क्या अर्थ होता है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राजनीतिक दलों का क्या अर्थ होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों का अर्थ। क्या होता है राजनीतिक दलों का? दोस्तों ऐसे संगठन जो चुनाव अर्थात निर्धारित समय अवधि पर होने वाले चुनावों में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शासन को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दलों के दोस्तों प्रत्येक स्तर पर देखें तो सबके अपने अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो बहुत से ऐसे राजनीतिक दल है जो अपनी विचारधाराएं जनता के समक्ष प्रस्तुत कर चुनाव लड़ते हैं और उन विचारधाराओं के आधार पर चुनाव जीत करके शासन संबंधी संचालन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अनेक ऐसे राजनीतिक दल बने हुए हैं जो सामाजिक संगठनों के आधार पर गठित हुए हैं और वो केवल एक समाज विशेष के अंग होकर के उस समाज विशेष के भरोसे ही शासन का संचालन करने का दावा करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल उनके 3 अंग होते हैं। राजनीतिक दलों के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों? 3। एक तो होता है नेता, सक्रिय सदस्य। कौन होते हैं? सक्रिय सदस्य। और एक होते हैं दोस्तों उनके समर्थक। ठीक है। अब देखो तो दोस्तों तीनों की बात करें, ठीक है, तो हम कोई एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो अपन ने भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जांपल लिया या कांग्रेस का एक एग्जांपल लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उनका नेता होता है अर्थात प्रत्येक राजनीतिक दल होते हैं उनका एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। वो अध्यक्ष क्या करता है, प्रत्येक क्षेत्र पर अपने अपने जो ऐसे सक्रिय प्रतिनिधि हैं उनकी प्रतिनियुक्ति करता है, अर्थात उनका चुनाव करता है। फिर जो वो सक्रिय सदस्य हैं वो क्या करते हैं, वो जनता के समक्ष जाकर के अपने समर्थकों के रूप में अपने अनुयायी बनाने का काम करते हैं, अर्थात उस जिस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, मान लो कोई नेता है और वो नेता मान लो रामलाल, ये रामलाल नाम का कोई व्यक्ति है, कोई लीडर है इस एरिया का, ठीक है, ये जामनोली एरिया है और जामनोली एरिया का कोई एक नेता है रामलाल, ठीक है। इस रामलाल को क्या होता है, जब ये जनता के बीच में जाता है तो जनता इसको क्या करती है, समर्थन प्रदान करती है। तो ये लोग क्या हो गए, ये इसके रामलाल के अनुयायी हो गए। अब ये रामलाल मान लो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय पार्टी या राजनीतिक पार्टी से, तो उस राजनीतिक या राष्ट्रीय पार्टी का ही क्या है, सक्रिय सदस्य है। समझ में आ गई? ठीक है। और सक्रिय सदस्य के साथ साथ उस पार्टी का नेता भी होता है। तो दोस्तों राजनीतिक दल मैंने बताया कि राजनीतिक दलों का क्या अर्थ होता है और राजनीतिक दलों के अंग कौन कौन होते हैं। तो राजनीतिक दलों के 3 अंग होते हैं, एक तो नेता होता है, एक सक्रिय सदस्य होते हैं और एक होते हैं समर्थक। ठीक है दोस्तों, समर्थक वो होते हैं जो किसी कार्यक्रमों में आयोजनों पर ही वहां मौजूद होते हैं। नेता उन मीटिंग और बैठकों में भाग लेने का काम केवल उनके सक्रिय सदस्य और नेतागण ही करते हैं। दोस्तों अब हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों के कार्य। सबसे पहले हम देखें तो राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। राजनीतिक दल का कार्य करते हैं दोस्तों चुनाव लड़ना, अर्थात हम देखें कि कोई भी प्रतिनिधि होता है, कोई भी उम्मीदवार होता है, वो चुनाव किसके समर्थन में लड़ता है, वो किसी न किसी पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ता है। अर्थात चुनाव लड़ने का काम कौन करता है, राजनीतिक पार्टियां करती है, राजनीतिक दल करते हैं।
जबकि वो उम्मीदवारों के रूप में अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों का कार्य दोस्तों, प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी नीतियां होती है, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल किसी न किसी नीति पर कार्य करते हैं, उनकी कुछ न कुछ विचारधाराएं होती है और उन विचारधाराओं को क्या करते हैं, जनता के समक्ष रखते हैं और जनता से अपील करते हैं कि हमारी ये विचारधारा है। किसी की विचारधारा राष्ट्र के विकास से संबंधित होती है, किसी की विचारधारा राष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा देने से संबंधित होती है। तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती है, उन विचारधाराओं के आधार पर ये लोग काम करते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य देखिए, जो राजनीतिक दल है, जिस राजनीतिक दल को मान लो सरकार में बहुमत मिल गया, तो वो राजनीतिक दल क्या करेगा, वो वहां कानून बनाने का काम करेगा। देश में कानून बनाने का काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल। अब नेक्स्ट काम देखिए दोस्तों, हम जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो राजनीतिक दल ही करते हैं। यदि किसी को राजनीतिक पार्टी को शासन में प्रतिनिधित्व मिला तो क्या करेंगे, वो वहां कानून जाकर के बनाएंगे। तो शासन करने और कानून बनाना दोनों किसका काम है, राजनीतिक दलों का काम है। अब नेक्स्ट बात करें, ये दोस्तों हम देखें कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। यदि दो बराबर के उम्मीदवार खड़े हैं तो विजय किसी एक को ही प्राप्त होती है। तो जो विजय प्राप्त हुआ है, तो उसी दल का मान लो कोई व्यक्ति शासन में बड़ा शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, जिस दल को बहुमत मिला उस दल का कोई प्रतिनिधि शासन का संचालन कर रहा है। जो अन्य दल है जिनको पराजय प्राप्त हुई, तो क्या करते हैं दोस्तों, जिनको पराजय मिली वो विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। विपक्षी रूप में क्या कार्य करते हैं दोस्तों, यदि सरकार गलत नीतियों का निर्माण करती है, गलत कानूनों का निर्माण करती है, तो वो लोग उनका विरोध करते हैं और जनता को जागरूक करते हैं कि सरकार ये काम गलत कर रही है। तो चुनाव हारने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें जनमत का निर्माण। हम देखते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ जो जनमत है वो एक तरीके से क्या है, हम बात करें कि बहुत बड़े उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। जब भी हमारे यहाँ चुनाव होता है तो हम कहते हैं चुनावी उत्सव हो रहा है। तो चुनावी उत्सव में ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी हो, इसके लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, काम करते हैं। जनता के समक्ष जाकर वो जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत करोगे तो आपको जो सही उम्मीदवार है, ठीक है, जो काबिल उम्मीदवार है, उस काबिल उम्मीदवार को चुन करके आप भेजोगे। इस प्रकार से जो जनमत का निर्माण है, उस जनमत का निर्माण करने के लिए भी राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो सरकार के कल्याणकारी कार्य है, मान लो शासन व्यवस्था में कोई सरकारी काम कर रही है, तो उस सरकार को क्या होगा, जो सरकार काम कर रही है वो कोई कोई कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, तो उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य संबंधित राजनीतिक दल करता है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ने गलत कानून बनाया, गलत योजनाएं बनाई, तो विपक्षी दल क्या करते हैं, वो उनका विरोध भी करते हैं। तो जनता के हित में जो विपक्षी दल है वो तो उन कानूनों का विरोध करते हैं। तो यदि अच्छे कानून बने हैं तो जो पक्षी वाले दल हैं जिन्होंने कानून बनाया है वो उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, ठीक है, कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है और कितने दलों को क्षेत्रीय, ठीक है, या राज्य राजनीतिक दलों का दर्जा प्राप्त है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, ऐसे कितने राजनीतिक दल हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ दोस्तों जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं और जो हमारी मतदाता सूची तैयार करते हैं, ऐसे दो स्तर पर संगठन कार्यरत हैं। एक है दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। एक है दोस्तों राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। अब हम दोस्तों बात करें, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का अगर दर्जा प्रदान करना है तो वो कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव आयोग काम करता है। यदि किसी को नई मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है, यदि कोई नया मतदाता है तो उसको नया मतदाता कार्ड देने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। हमारे देश के बड़े स्तर के चुनाव, अर्थात हम बात करें संसद के सदस्यों के चुनाव, संसद के सदस्यों के चुनाव दोस्तों, चाहे वो चुनाव संसद में मैंने कहा कौन आता है,
राष्ट्रपति आता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति आता है। इसके अलावा जो संसद के सांसद, जिसको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो सांसद है उन सांसदों का चुनाव भी कौन करवाता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। हम बात करें दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कौन करवाता है? दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों राज्य की विधान परिषद, उन विधान परिषदों का चुनाव भी कौन कराता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। अब दोस्तों सांसदों में दोनों आएंगे, लोकसभा के सांसद भी होंगे और राज्यसभा के सांसद भी होंगे, राज्यसभा। तो इन सब के चुनाव अर्थात जो बड़े स्तर के सारे चुनाव है उनको आयोजित करने का काम राष्ट्रीय चुनाव आयोग का होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें राज्य चुनाव आयोग की, तो राज्य चुनाव आयोग है ये दोस्तों हमारे नगरीय निकायों के, नगरीय स्वशासन, ठीक है, तो नगरीय निकायों के जितने चुनाव है और ग्रामीण स्वशासन के जितने भी चुनाव है, स्वशासन के जितने भी चुनाव है कौन आयोजित करवाता है? दोस्तों राज्य चुनाव आयोग आयोजित करवाता है। तो दोस्तों कितने राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना अर्थात उनको क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है। मैंने कहा दोस्तों लोकतंत्र की पहली शर्त है क्या? राजनीतिक दलों का होना। अब हमारे यहाँ हम बात करें दोस्तों जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है इसमें लगभग 750 राजनीतिक दलों को, कितने राजनीतिक दल? 750 राजनीतिक दलों को किसकी मान्यता प्रदान कर रखी है? राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान कर रखी है। लेकिन दोस्तों हम बात करें विश्व के अन्य देशों में जहां एक दलीय व्यवस्था भी विद्यमान है, अर्थात जहां केवल एक दल द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। हम चीन का एग्जाम्पल देखें दोस्तों, चीन में दोस्तों कैसी व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है। मैं बात करूं दोस्तों चीन में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ कोई दूसरे राजनीतिक दल का उद्भव नहीं हो सकता, दूसरे राजनीतिक दल नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन उन राजनीतिक दलों का उद्भव हो जाएगा। मैंने मेरी पार्टी तो बना ली, लेकिन मैं वहां जो चुनाव की व्यवस्था है उस चुनाव की व्यवस्था में भाग नहीं ले सकता। उस चुनाव की व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार दोस्तों केवल किसको है? चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, केवल चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ने का काम करती है और यही शासन का संचालन करती है। वहां और दल भी गठित हो सकते हैं, लेकिन उन दलों के गठित होने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होता, वो शासन व्यवस्था में भाग ही नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ 750 से अधिक क्या है? राजनीतिक दल मौजूद हैं, जिनको राज्य, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा किसने प्रदान किया है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने प्रदान किया है। अब दोस्तों एक छोटी सी घटना है हमारे यहाँ कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें नैतिकता की पराकाष्ठा क्या और कितनी होती है। दोस्तों आपकी पुस्तक में एक घटना का विवरण दिया हुआ है और घटना है किसकी? श्री किशनजी पटनायक की, श्री किशनजी पटनायक। दोस्तों ये उड़ीसा के हैं, कहाँ के? उड़ीसा के। दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्री किशनजी पटनायक की, जो कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के रहने वाले हैं। दोस्तों ये वर्तमान में एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जो कि केवल एक राज्य विशेष में ही कार्यरत है, उसके क्या है? नेतृत्वकर्ता या संस्थापक भी माने जाते हैं। उसका नाम है बीजू जनता दल। क्या नाम है दोस्तों? बीजू जनता दल, जिसका गठन हुआ 1977 में। कौन सा? बीजू जनता दल। और गठन कब हुआ दोस्तों? 1977। दोस्तों जो किशनजी पटनायक है, इन किशनजी पटनायक को जनता अपना आदर्श मानती थी, ठीक है, ये बहुत अच्छे समाज सुधारक थे और समाज सुधारक होने के कारण, इनकी अच्छी छवि के कारण इनको जनता ने क्या किया? चुनाव लड़वाया और आगे जाकर के ये उड़ीसा के क्या बने दोस्तों? मुख्यमंत्री बने। तो एक अच्छे राजनीतिक आदर्श के रूप में हम देखिए राज्य में नैतिकता का भी स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसमें अच्छी सत्ता भी प्राप्त हो सकती है।
तो हम दोस्तों आगे बात करेंगे भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे भारत के क्षेत्रीय दलों के बारे में। एक बार दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल हम देखते हैं दोस्तों कि जो दल होते हैं उनको मुख्यतः राष्ट्रीय दलों का तथा क्षेत्रीय दलों का या राज्य दलों का दर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग का होता है। उसके लिए दोस्तों कुछ लिमिटेशन तय की गई है। यदि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कोई नया व्यक्ति किसी ने नई पार्टी बनाई है, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? उसे उस क्षेत्र विशेष में अर्थात उस विधानसभा में हो रहे मतदान का जो कुल मतदान होगा उसका 6% हासिल करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत दोस्तों? कुल मतदान का 6%। कुल मतदान का 6%। यदि वो कुल मतदान का 6% हासिल करता है तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और यदि ये नहीं है और ये प्राप्त कर ले, यदि कोई 2 सीट विधानसभा की जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है उनमें से 2 सीट प्राप्त कर लेता है, कितनी सीट दोस्तों? 2 सीट प्राप्त कर लेता है तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करें कि भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनको दर्जा किस प्रकार से प्रदान किया जाता है। दोस्तों यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने लोकसभा में कुल मतदान होता है उसका 6% प्राप्त कर लिया, कुल मतदान का कितना प्रतिशत? 6%। या फिर मान लो कि 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, उन 4 राज्यों में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उन चुनावों में अगर उसने कितने 4 सीटें, ठीक है, 4 सीटें क्या कर ली? प्राप्त कर ली, ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। अब इस प्रकार से दोस्तों देखें वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव तक, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ उसका अनाउंस हुआ, उस समय हमारा जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसने हमारे यहाँ घोषणा की कि हमारे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो उन्होंने बताया कि भारत में वर्तमान में 7 ऐसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो कार्यरत हैं। तो दोस्तों अब उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। कब हुई दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना किसने की? एलन ऑक्टियन होम ने। एक प्रकार से देखें हम दोस्तों तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर हम देखें तो हमारे तत्कालीन ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्भव किसके लिए? तो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी मोल के लिए किया है, इसलिए एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है, अर्थात एलन ऑक्टियन होम एहो होम ने इसकी स्थापना की। अब विचारधारा की बात करें तो दोस्तों हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उस स्वतंत्रता संग्राम में एक लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी राज्य की स्थापना करने की विचारधारा के साथ राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? काम किया। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की। दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सीपीआई। क्या कहते हैं दोस्तों? सीपीआई। दोस्तों इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। कब हुई दोस्तों? 26 दिसंबर 1925 को। और की किसने? एम.एन. रॉय ने। किसने की दोस्तों? एम.एन. रॉय ने। दोस्तों ये भी लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना के समर्थक थे, अर्थात इनकी विचारधारा भी लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा मानी जाती है। अब बात करें दोस्तों हम जो तीसरी पार्टी है वो तीसरी पार्टी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट, अर्थात इसे कहते हैं सीपीआई एम। दोस्तों जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी सीपीआई थी, इस सीपीआई का विभाजन कब हो गया दोस्तों? 1964 में इसका विभाजन हो गया। विभाजन का कारण क्या था दोस्तों? दोनों के मध्य जो पार्टियां हैं इन पार्टियों के जो नेता थे उनके मध्य आपस में मतभेद के कारण इस पार्टी का विभाजन हुआ और एक नई पार्टी का उद्भव हुआ जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, जिसे हम सीपीआई एम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे नंबूद्रिपाद, ठीक है, बात करें ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल पर काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो इसी पार्टी से संबंधित थे। दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में हुई और विचारधारा की बात करें तो दोनों की विचारधारा बिल्कुल सैंतिक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना करना। अब दोस्तों बात करें हम चौथी पार्टी की, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों 1961 में एक जनसंघ नामक छोटा सा संगठन बनाया गया और उस संगठन के संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे चलकर इस जो जनसंघ नामक संगठन था, उस जनसंघ नामक संगठन को भारतीय जनता पार्टी का दर्जा प्रदान हुआ कब? 1980 में। तो कब अस्तित्व में आई दोस्तों? 1980 में। और दोस्तों इसकी विचारधारा है राष्ट्रीय जो महत्व है उनको बढ़ावा देना। राष्ट्रीय महत्व कौन से? अर्थात जो ऐसे मुद्दे, ऐसी विचारधाराएं जो राष्ट्र में प्राचीन काल से एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है, उन समस्याओं के निदान से संबंधित जो भी विचार हैं वो किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। दोस्तों अब हम नेक्स्ट आगे की जो 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट 5वें नंबर की जो राजनीतिक दल है हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसकी बात करेंगे, वो है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बीएसपी भी कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1984 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1984 में। और इसकी संस्थापक माने जाते हैं स्वर्गीय कांशीराम जी। कौन माने जाते हैं? स्वर्गीय कांशीराम जी। दोस्तों इसकी विचारधारा की बात करें तो इसकी विचारधारा अनेक ऐसे समाज सुधारक हैं, ठीक है, जैसे पाटिल साहू जी, राम मनोहर लोहिया जी, महात्मा फुले, ठीक है, इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी, ऐसे जो समाज सुधारक है उनके विचारों और आदर्शों पर ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, इनको आइडल मान करके बहुजन समाजवादी पार्टी कार्य करती है। तो इनकी विचारधारा इन राजनीतिक दार्शनिक विचारों को से मेल खाती है। दूसरी बात करें हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इस दल का प्रभुत्व हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका प्रभुत्व हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में वहाँ के प्रेजेंट में जो प्रबल, जिसको महाराष्ट्र का राजनीतिक चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कौन थे वो? शरद पवार। दोस्तों इनकी विचारधारा की बात करें, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, तो इसकी विचारधारा है दोस्तों लोकतांत्रिक, गांधीवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो ये इनकी विचारधारा है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को। कब? 1 जनवरी 1998 को। और किसने की दोस्तों? ममता बनर्जी ने। किसने की दोस्तों? ममता बनर्जी ने। और इसकी भी विचारधारा हुई है दोस्तों लोकतांत्रिक, पथ निरपेक्ष, समाजवादी राज्य की स्थापना करना। अब इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे कि प्रत्येक जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। उसके चुनाव चिन्ह के साथ हम देखेंगे कि उसने 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कुल कितने मत प्रतिशत हासिल किए हैं। तो उनका जो मतों का प्रतिशत है वो हम देखने वाले हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया कि किस राजनीतिक दल का इनकी स्थापना कब और किसने की, इनकी विचारधाराएं क्या क्या है। अब हम एक बार इनका जो चुनाव चिन्ह है वो देखने वाले हैं। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो आपका पंजा है, ठीक है दोस्तों। और इसको 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें लगभग 19% के आसपास मत प्राप्त हुए। दोस्तों अब हम बात करें दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों दराती, जो अपने गांव में जो कृषि का काटने के काम में ले जाती है वो, और गेहूं की बालियां उनके बीच में लगी हुई, ऐसा चिन्ह प्रतीत होता है। दोस्तों 1% से भी कम इसको 2019 की लोकसभा में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी वाली पार्टी है सीपीआईएम। सीपीआईएम दोस्तों चुनाव चिन्ह दराती, साथ मथुरा और एक स्टार बना हुआ है, और 1.75% से भी कम मत इसको 2019 की लोकसभा में प्राप्त हुए। दोस्तों बात करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और 37.36% इसने 2019 की लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत हासिल किए। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें दोस्तों, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और इसने 3.63% मत 2019 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त किए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 6 नंबर का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों दीवार घड़ी, और इसने लगभग 1.4% मत 2019 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त किए थे। दोस्तों नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी स्थापना संस्थापक ये सब बता दिए थे।
इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों पुष्पोर तृण है। क्या है? पुष्पोर तृण। तृण का मतलब है घास। ठीक है, फूल की 3 पत्तियां दिखेंगी और उनके बीच में घास सा लगा हुआ होगा, वो इनका चुनाव चिन्ह है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों इसको 4.07% मत हासिल हुए। अब दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय आर्थिक दल थे 2019 के लोकसभा चुनाव के तहत हमने देखे, उनमें इन सातों का विवरण हमने देख लिया है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्षेत्रीय दलों की। दोस्तों अब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा मंच है व्यास एजुकेशन हब का, इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।